आज की कहानी सच्चे प्रेमियों और प्रेमिका की है। बेहद खूबसूरत सी कहानी है। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा चैनल नया है, आपके प्यार की और सपोर्ट की बेहद जरूरत है, इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हेलो, हाय, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरे चैनल पर सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानियां आती रहती हैं। लखनऊ जंक्शन से ट्रेन बॉम्बे के लिए रवाना होने वाली होती है। ट्रेन आने में अब कुछ ही समय बचा होता है। इधर ट्रेन आने वाली होती है, अचानक विपिन की नजर एक लड़की पर पड़ती है। विपिन लड़की को देखता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैंने इस लड़की को कहाँ देखा है। बहुत गौर से लड़की के पास जाकर जब विपिन लड़की को देखता है, लड़की भी ट्रेन के आने का इंतजार कर रही होती है। विपिन जब लड़की को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो विपिन की प्रेमिका होती है जो 8 साल पहले विपिन से जुदा हो गई थी, अलग हो गई थी। लेकिन स्मृति विपिन की प्रेमिका विपिन को नहीं पहचान पाती है। ट्रेन आ जाती है, विपिन भी स्मृति के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ने लगता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है लेकिन विपिन भी उस भीड़ में घुस जाता है और स्मृति के पीछे पीछे जाने लगता है। स्मृति जो अपने हाथ में केवल एक बैग ली हुई थी। स्मृति अपनी ट्रेन पर बैठ जाती है और जितने भी यात्री आसपास खड़े होते हैं वो जब स्मृति के पास बैठने की कोशिश करते हैं तो स्मृति कहती है, मेरी तबीयत खराब है, मैंने अपने लिए पूरी सीट बुक कराई थी, ना कि आप लोगों के बैठने के लिए। जब विपिन ये सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है और उसकी हिम्मत भी जवाब दे देती है। अगर वो स्मृति के पास बैठने जाता है तो स्मृति कहीं उसे भी ना भगा दे। कुछ देर बाद खड़े रहने के बाद विपिन स्मृति को देखता है और ये सोचता है कि स्मृति के साथ कहीं कोई और ना हो या स्मृति का पति ना हो। लेकिन दूर दूर तक कहीं भी स्मृति के साथ कोई भी नजर नहीं आता है। स्मृति एकदम अकेली होती है। विपिन हिम्मत जुटाता है और हिम्मत जुटाने के बाद स्मृति के पास जाता है और अपना बैग रखने लगता है। स्मृति जो कि लेटी हुई होती है वो कहती है, अरे अरे कहाँ बैठे आ रहे हो, देख नहीं रहे हो मेरी तबीयत खराब है। इस पर विपिन कहता है, अरे मैडम थोड़ी सी जगह दे दीजिए, अगले स्टेशन पर मैं उतर जाऊंगा। जब स्मृति ये आवाज सुनती है तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसे कुछ पहचानी पहचानी आवाज लगती है। फिर वो अपने मुंह से चादर हटाती है और देखती है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो कहती है, ठीक है बैठ जाइए। इसके बाद विपिन स्मृति से पूछता है कि आप कहाँ जा रही हैं। स्मृति विपिन से कहती है कि आपसे क्या मतलब। ऐसे ही दोनों में कुछ देर बात होती है। फिर स्मृति को आवाज याद आ जाती है। स्मृति पूछती है, क्या आप विपिन हैं? अच्छा तो मैं आपको याद आ ही गया। स्मृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि नहीं, मुझे आवाज पहचानी पहचानी लग रही थी लेकिन 8 साल हो गया है और इतने दिन बाद अचानक ट्रेन में इस तरह से मिलेंगे हमने कभी भी सोचा नहीं था। फिर दोनों आपस में बात करने लगते हैं। विपिन स्मृति से पूछता है कि बॉम्बे किस लिए जा रही हो। इस पर स्मृति कहती है कि आपसे कोई मतलब नहीं है और आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं चाहे जहां जाऊं जो चाहे करूं। जब आपने मुझे छोड़ ही दिया था, छोड़ने के बाद आप जब अपनी माता पिता के पसंद से शादी कर लिए थे तो अब आप मुझसे कुछ भी पूछने का हक नहीं रखते। इस पर विपिन भी शर्मिंदा हो जाता है और कहता है, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, मेरे माता पिता का मुझ पर दबाव था इसलिए मुझे शादी करनी पड़ी। स्मृति कहती है, तो फिर ठीक है। विपिन स्मृति से बार बार पूछता है और कहता है कि आखिरकार बॉम्बे क्या करने जा रही हो। लेकिन स्मृति कुछ भी नहीं बताती है। ट्रेन में खाना बेचने वाले आते हैं। स्मृति उन्हें रुकवाती है और खाना ले लेती है। लेकिन जब स्मृति अपना बैग चेक करती है तो उसके पास 1 रुपया भी नहीं होता है। स्मृति खाना वापस करने लगती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। विपिन जब ये देखता है तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैसे दे रहा हूँ। विपिन पैसे दे देता है। इसके बाद स्मृति और विपिन एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। रात हो जाती है। दोनों की आंखों में आंसू होते। से मिले थे तब से वो केवल रो ही रहे थे।
दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अब भी सब कुछ छुपा रहे थे। 8 साल बाद ट्रेन में अचानक जब दो प्रेमी मिलते हैं तो वो बिना कुछ कहे केवल रोए जा रहे थे। उनके आंसू सब कुछ बयान कर रहे थे, उनके दर्द को बयान कर रहे थे, उनके दर्द को, उनकी जुदाई को, उनके गम को किसी शब्दों की जरूरत नहीं होती। स्मृति और विपिन आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। रात हो जाती है और रात का 10 बज जाता है। ठंडी का समय होता है, हवाएं तेजी से ट्रेन के डिब्बे में आने लगती हैं। विपिन अपना कंबल निकालता है और कंबल निकाल करके ओढ़ लेता है। वो स्मृति से कहता है कि तुम भी कंबल ओढ़ लो वरना सर्दी लग जाएगी। स्मृति कहती है कि मेरे पास कंबल नहीं है। विपिन बिना सवाल किए अपना कंबल उसे उड़ा देता है। दोनों प्रेमी और प्रेमिका एक ही कंबल में होते हैं, वो भी 8 साल बाद। दोनों एक ही कंबल में लेटे पूरी रात आपस में बात करते हैं। स्मृति पूछती है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और तुम मुझे ऐसे अचानक छोड़ करके चले गए। तुमने अपना नंबर बंद कर दिया, तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। मैं आज तक तुम्हें फोन लगाती हूँ, तुम्हारा नंबर आज भी बंद बताता है। तुम्हारे दोस्तों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने शादी कर ली है। विपिन जो कुछ देर चुप रहता है और कहता है, उस रात जब तुमसे मेरी बहस हो गई थी तो मैंने अपना नंबर बंद कर दिया था और मैंने ये मन बना लिया था कि तुम मुझ पर शक करती हो, मैं तुम्हें अब कभी भी फोन नहीं करूंगा। इधर जो मेरे माता पिता होते हैं वो मुझ पर दबाव बनाने लगते हैं शादी का, और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि मेरे माँ बाप तुमसे कभी भी मेरी शादी नहीं करते, क्योंकि 2 अलग अलग धर्मों में शादी होना नामुमकिन सा होता है। और मेरे माता पिता एक ऐसी लड़की को कभी भी अपने घर में नहीं लाते जो उनके धर्म की ना हो। तुम्हारा धर्म अलग था और मेरा धर्म अलग। इस धर्म के अंतर्गत हमारा प्यार टूट गया, हमारा प्यार अधूरा रह गया। स्मृति दहाड़े मारकर रोने लगती है। विपिन उसे चुप कराता है और कहता है, जैसा मैंने किया था मुझे उसकी सजा मिल गई, मेरे माता पिता को भी उसकी सजा मिली। जब मेरी शादी हुई, मेरी दुल्हन, मेरी पत्नी जब मेरे घर आई, पहले तो सब कुछ सही था, वो एकदम सही से रहती थी, लेकिन हम दोनों के बीच पति पत्नी वाले संबंध नहीं थे जो एक पति अपनी पत्नी के साथ बनाता है। स्मृति कहती है, आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपके दोस्तों से कई बार बात की है। आपके दोस्त बता रहे थे कि जब आपकी शादी लगी तो आप अपने दोस्तों को फोन कर करके बता रहे थे, आपके दोस्त ये कह रहे थे कि आप बहुत खुश थे। विपिन ने कहा, पहले मैं भी ये चाहता था कि मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी और मैं सेटल हो जाऊंगा, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करके मैं अपनी जिंदगी नहीं बसा सकता था। जो मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम्हें धोखा दिया, मुझे उसकी सजा मिली और बहुत अच्छे से मिली। हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। जो मेरी पत्नी थी वो घर में तो सही से रहती थी, घर का काम काज भी अच्छे से करती थी, बहुत कोशिशें करती थी कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊं, लेकिन मैं हमेशा पीछे हट जाता था क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं तुम थी। एक बार मेरी पत्नी जब कबर्ड खोलती है तो तुम्हारे लिए जो मैंने बालियां खरीदी थी, जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया, वो आज तक मेरे पास पड़ी हुई है। जब मेरी पत्नी उसे कबर्ड में देखती है तो मुझसे पूछती है, ये किसके लिए लाए थे आप? मैंने उससे बाली ले ली और उसे लेकर के अपने पास रख दिया और मैंने कहा कि इसे दोबारा हाथ मत लगाना और दोबारा मत छूना। कमरे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में ना तुम मुझसे पूछना और ना ही कभी इनको हाथ लगाना। धीरे धीरे ऐसे सब कुछ चलता रहता है। 1 साल होने को आता है। अब माता पिता मेरे मुझ पर बच्चे का दबाव बनाने लगते हैं, फिर मैं भी कोशिश करता हूँ। तो जो मेरी पत्नी होती है मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं करती है जैसा एक पत्नी को करना चाहिए, वो मेरा साथ नहीं देती है। धीरे धीरे मुझे उस पर शक होता है और जब मैं घर से काम करने के लिए चला जाता था, अपने माता पिता के लिए और उसके लिए कमाने के लिए जाता था, तब वो घर पर घंटों घंटों बातें किया करती थी। जब मैं पूछता था तो वो कहती थी मैं अपनी दोस्तों से बातें करती हूँ, लेकिन जो मेरा शक था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैंने अपनी पत्नी के मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप डाउनलोड कर दिया चुपके से और उसे छुपा दिया। मेरी पत्नी अपने मोबाइल में नहीं देख पाई
कि मैंने उसके मोबाइल में कॉल रिकॉर्डिंग ऐप चुपके से इंस्टॉल कर दिया है। रोज की तरह अपने काम पर चला जाता हूँ। शाम को जब मैं आता हूँ, अपनी पत्नी का मोबाइल चेक करता हूँ तो मेरे होश उड़ जाते हैं। मोबाइल में ऐसी गंदी गंदी रिकॉर्डिंग थी जिसे सुनकर मैंने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। मेरी पत्नी का पहले से ही कोई प्रेमी था, उसकी भी मुझसे जोर जबरदस्ती शादी हुई थी। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी तरह वो भी अपने माता पिता के दबाव में आकर मुझसे शादी कर लेती। लेकिन शादी होने के बाद भी वो 24 घंटे अपने प्रेमी से, अपने बॉयफ्रेंड से मोबाइल पर बात किया करती थी। मैंने जब उसे रंगे हाथों पकड़ा तब मैंने अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और फिर मुझे मौका मिल गया उसे तलाक देने का, उसे पीछा छुड़ाने का। मैंने तलाक दे दिया। अभी हमारा मुकदमा चल रहा है, लेकिन वो मुझे तलाक नहीं देना चाहती है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरी पत्नी जब अपने प्रेमी के पास जाती है तो उसका प्रेमी ये कहकर उसे भगा देता है कि तुमने तो शादी कर ली थी और मैं किसी ऐसी औरत को अपने साथ क्यों रखूं जो किसी और के साथ हजारों रातें सोकर आ रही हो। अब मेरी पत्नी के पास कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि प्रेमी तो भगा देता है, उसके माता पिता भी उसे रखने को तैयार नहीं होते, इसलिए वो मुझे तलाक नहीं दे रही है। लेकिन मैं उससे हर हाल में तलाक लेना चाहता। स्मृति कुछ भी नहीं बोलती है, वो केवल रोए जा रही थी, उसकी सिसकियां बज चुकी थी। विपिन उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन स्मृति विपिन के हाथों से पानी नहीं पीती है। विपिन स्मृति को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्मृति नहीं समझती। तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, अब कुछ अपने बारे में बताओ। बॉम्बे क्या करने जा रही हो? स्मृति कहती है, मैं बॉम्बे नौकरी की तलाश में जा रही हूँ। मेरी माँ इस दुनिया में रही नहीं और मेरे पिता और भाई ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैंने अब तक शादी नहीं की। प्रेम केवल एक बार होता है और मैंने वो तुमसे किया था। मेरी सांसों में सिर्फ तुम बसते हो। मैं तुम्हें आज तक भूल नहीं पाई, इसलिए मैंने शादी नहीं की। लेकिन इन सब चीजों से तुमसे ना तो कोई लेना देना है और ना ही कोई मतलब है। ट्रेन के डिब्बे में ठंडी ठंडी हवाओं के साथ दो प्रेमियों की बातें मानो हवा में शहद घोल रही हैं। दोनों प्रेमी आपस में एक ही कंबल में बैठे हुए पूरी रात बात करते हैं और सुबह हो जाती है। स्मृति के पास पैसे नहीं होते हैं चाय लेने के लिए। विपिन जिसे पूरा मामला समझ आ गया होता है, वो अपनी प्रेमिका की हाल देखकर बहुत अफसोस करता है। विपिन चाय और सैंडविच लेता है, दोनों चाय पीते हैं। प्रेमी ट्रेन के डिब्बे में बातें करते हुए, शहद घोलते हुए चले जा रहे थे। शाम हो जाती है, बॉम्बे जंक्शन आ चुका होता है। अब दोनों के उतरने का समय हो गया था। स्मृति अपना एक बैग उठाती है जिसमें केवल 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, पैर में ढंग की चप्पल भी नहीं पहने होती है। जब विपिन की नजर स्मृति के पैरों पर पड़ती है तो उसकी टूटी चप्पल देखकर उसका कलेजा बाहर को आ जाता है। स्मृति विपिन से बिना कुछ कहे जाने लगती है। स्मृति को कोई भी लिवाने नहीं आया था। विपिन जब ये देखता है तो वो दौड़ते हुए स्मृति के पास जाता है और कहता है, तुम्हें तो कोई लेने भी नहीं आया है, तुम इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगी? क्या तुम इस शहर में किसी को जानती हो? स्मृति कहती है, नहीं, मैं किसी को नहीं जानती हूँ। भगवान जहाँ ले जाएंगे मैं वहां चली जाऊंगी, फुटपाथ पर सो लूंगी। विपिन कहता है, मेरे रहते हुए तुम्हें इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। पहले ही तुमने इतना कष्ट उठाया, मेरे साथ चलो, मेरा अपना फ्लैट है। स्मृति मना कर देती है और जाने लगती है। विपिन स्मृति का हाथ पकड़ लेता है। अब दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। दोनों एक दूसरे से बिना कुछ कहे साथ चल देते हैं। जुहू में विपिन का एक आलीशान फ्लैट होता है। स्मृति फ्लैट को देखती है तो देखती रह जाती है। 2 बड़े बड़े कमरे, एक हॉल, किचन, टॉयलेट, बाथरूम। बॉम्बे जैसे बड़े शहर में इतना बड़ा फ्लैट देख करके स्मृति सोच में पड़ जाती है कि आखिर विपिन के पास इतना सब कुछ कैसे हो गया। विपिन कहता है, जब तुम मेरी जिंदगी में नहीं थी तो मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। मैं पैसों के पीछे भाग रहा था क्योंकि मैं अपने दिमाग से तुमको निकालना चाहता था और मैं ये सोचता था कि जब मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे फिर मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। विपिन के इतना कुछ कहने पर भी स्मृति का जो दर्द था वो कम ही नहीं हो रहा था। स्मृति कुछ भी नहीं कहती,
सिवाय वो गुस्साई हुई नजरों से विपिन को देखती है और वहां से चली जाती है, जाकर बालकनी पर खड़ी हो जाती है और वो मुंबई जैसे महानगर की सड़कों पर आती जाती गाड़ियों को देखने लगती है। विपिन खाना ऑर्डर करता है, गर्मा गर्म चाय भी मंगवाता है। दोनों बड़े ही प्यार से खाना खाते हैं, अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। ऐसे ही 6-7 महीने तक सब कुछ चलता है। स्मृति विपिन से कहती है कि अब मेरी नौकरी ढूंढ दो, मैं जॉब करने के लिए बॉम्बे आई हूँ और मैं अपने पैरों पर खड़ी रहना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना कोई रूम देख लूंगी। विपिन कहता है, जब मेरे पास इतना सब कुछ है तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है, और तुम मेरे घर में रह सकती हो, ये घर तुम्हारा भी है। अपने प्रेमी की ऐसी बातें सुनकर प्रेमिका का मन पिघल जाता है, लेकिन जो धोखे का दर्द होता है वो स्मृति को पहल नहीं करने देता है। विपिन स्मृति के हाथ पैर जोड़ता है और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। पहले मुझे मौका नहीं मिला तुमसे शादी करने का, लेकिन ये दोबारा मौका मुझे मिला है और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता। स्मृति अपना बैग उठाती है और जाने लगती है। विपिन स्मृति का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्यों ना हम शादी कर लें, अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत करें। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मुझे अपने माता पिता के दबाव में आकर शादी नहीं करनी चाहिए थी। आखिर उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरी भी जिंदगी बर्बाद हुई, एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई। अगर मैं ये गलती नहीं करता तो शायद 3 जिंदगियां ना बर्बाद होती। स्मृति का मन नहीं पसीजता है और वो जिद करने लगती है जाने की। विपिन वादे कसमें याद दिलाता है। स्मृति कहती है कि उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन आप शादी कर रहे थे। मैंने आपके दोस्तों से पूछा, आपके दोस्तों ने बताया कि शादी के दिन आप बहुत खुश थे। मैरिज हॉल को इतनी खूबसूरती से सजाया गया था कि आपके दोस्त केवल सजावट ही देखते रह गए थे। मुझसे गलती हो गई, जिस दिन आपकी शादी थी उस दिन मुझे वहां जाकर हंगामा करना चाहिए था। आपके माँ बाप से कहना चाहिए था, कई सालों का हमारा प्रेम है, कई सालों से हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। स्मृति कहती है, मुझे सिर्फ इस बात का मलाल होता है, जिस दिन आपकी शादी थी मुझे वहां आकर लोगों को ये बताना चाहिए था कि ये मेरा प्रेमी है, इसकी शादी किसी दूसरे से नहीं होने दूंगी। लेकिन मैंने कहा, जब मेरा प्रेमी ही शादी करने को किसी गैर लड़की से तैयार हो गया है तो मैं एकदम टूट गई और मैंने कहा, जिसको मुझसे प्रेम ही नहीं, जो मेरी जगह किसी और को दे रहा है, मेरे माथे का सिंदूर किसी और को लगा रहा है, मेरे हिस्से का मंगलसूत्र किसी और को पहना रहा है, ऐसे प्रेमी से मुझे भीख नहीं चाहिए। जो मेरा होगा, जो मुझे चाहेगा, वो पूरी दुनिया के सामने आकर मेरा हाथ थामेगा। तुमने ही मेरा हाथ ठुकरा दिया, मेरा हाथ झुठला दिया, तो भला मैं वहां आकर क्या करती। विपिन कहता है, अगर तुम्हें इस बात का मलाल है तो मैं अपनी पत्नी के घर तुम्हें ले चलूंगा और वहां ये बताऊंगा कि ये मेरी प्रेमिका है जिससे मैं प्रेम करता था, लेकिन अपने माता पिता के दबाव में आने के बाद मुझे मजबूरी में तुमसे शादी करनी पड़ी। विपिन कहता है, अगर तुम्हें इस बात का गुस्सा है तो मैं अभी अपनी पत्नी को फोन लगाता हूँ, तुम मुझसे मन भर के जितना लड़ना है लड़ लो, उसे जो कहना है कह दो। स्मृति विपिन की पत्नी को फोन लगाती है और उसके मन में कई सालों का जितना भी गुस्सा भरा होता है सब निकाल देती है। इनकी पहली पत्नी कहती है, मैं तलाक नहीं दूंगी। स्मृति कहती है, 2 प्रेमी अब एक हो चुके हैं, तुम्हें किसी भी कीमत पर तलाक देना होगा क्योंकि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं। स्मृति और विपिन की पत्नी में खूब लड़ाई होती है। स्मृति कहती है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं और अब तुम्हें तलाक किसी भी कीमत पर देना हो। विपिन की पहली पत्नी कहती है कि मैं तलाक नहीं दूंगी, लेकिन प्रेमिका इधर जिद पर आ जाती है और कहती है, तुम्हें तलाक तो देना ही होगा, हम दोनों अब साथ साथ रह रहे हैं। प्रेमी और प्रेमिका को जुदा करना और अलग करना इतना आसान नहीं होता है। प्रेमियों के दुश्मनों ने हमें अलग कर दिया था, लेकिन आखिरकार हम फिर से एक होने जा रहे हैं। कि दूसरे सुबह विपिन और स्मृति कोर्ट में जाकर के शादी कर लेते हैं। आशा करती हूँ ये खूबसूरत सी प्रेमी और प्रेमिका की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप में से सभी ने कभी न कभी प्यार किया होगा। अगर आज आप लोगों को अपनी अपनी प्रेमिका की याद आ गई हो तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने अपने प्रेमी और प्रेमिका के लिए। फिर मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।
जय हिंद, जय भारत। बेहद ही खूबसूरत सी प्रेम प्रसंग पर यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो भी आप मुझे दे सकते हैं।